हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस नोट्स पे। मैं दीपक द्विवेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम की डेट आ गई है और ये आप लोगों को कंफर्म भी हो गया होगा कि 28 दिसंबर 2020 से लेकर मार्च के अंतिम तक 2021 तक आपके पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी की एग्जाम डेट क्लियर हो गई है। तो एनटीपीसी का सिलेबस क्या है आपको ये नॉलेज में होगा। मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी में जो जीएस का पोर्शन होता है उसमें साइंस का पोर्शन महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आपको ध्यान रखना है साइंस के अलावा स्टैटिक जीके और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे हम लोग इसे तैयार करेंगे। और हम लोगों के पास जो 1 महीने का समय मिला है, हम लोगों को लगभग 1 महीने का, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे कवर करेंगे, तो इस चीज़ के लिए हम लोग आगे काम करेंगे। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के आगे, जो हम लोग संविधान का पिछला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम लोग बात करते हैं बिना कुछ देर किए राष्ट्रीय प्रतीकों पर कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो राष्ट्रीय प्रतीकों की जब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक है क्या, तो राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक है क्या। ठीक है, तो भैया राष्ट्रीय प्रतीक में हम लोग बात करने वाले हैं। राष्ट्र प्रतीक में सबसे पहले राष्ट्रध्वज के बारे में, राष्ट्रध्वज के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि हमारा राष्ट्रध्वज क्या है। तो हमारा राष्ट्रध्वज है क्या, हमारा राष्ट्रध्वज है क्या, तिरंगा। तो हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा है और राष्ट्रध्वज को भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अथवा हम कह सकते हैं कि राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगे को भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो जो तिरंगा है, इस तिरंगे का वर्तमान में जो वर्तमान का जो डिजाइन है, इसको वास्तविक रूप से डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने इसे डिजाइन किया था और ये पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन बनाकर लगभग तैयार किया था 1931 में। तो 1931 में पिंगली वेंकैया ने वर्तमान तिरंगे का निर्माण किया था अथवा डिजाइन तैयार किया था। लेकिन कुछ अंतर हुआ, बाद में एक राष्ट्रध्वज समिति बनाई गई। जब हमारा संविधान बन रहा था तो राष्ट्रध्वज समिति हम लोगों ने बनाई और इस राष्ट्रध्वज समिति जो थी आपकी, राष्ट्रध्वज समिति की हम जो बात कर रहे हैं, राष्ट्रध्वज समिति ने जो पिंगली वेंकैया का जो तिरंगे का एक प्रकार का डिजाइन था, जो तिरंगे का इन्होंने निर्माण किया था, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने चक्र के स्थान पर चरखे को शामिल किया था। 1931 में यह एक कमेटी बनी थी, झंडा समिति बनी थी और इसमें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने चरखा को शामिल कर रखा था महात्मा गांधी के कहने पर। लेकिन राष्ट्रध्वज समिति ने क्या कर दिया, चरखे के स्थान पर चक्र को शामिल कर लिया था। किसको शामिल कर लिया था, चक्र को। तो भैया जो वर्तमान भारतीय तिरंगा है वो बनाया कैसे जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान भारतीय तिरंगा जो है आपका, उसे 3:2 के अनुपात में बनाते हैं। कितने अनुपात में बनाते हैं, अनुपात क्या है वर्तमान भारतीय तिरंगे का बनाने का अनुपात क्या है, 3:2 का अनुपात, 3:2 के अनुपात में बनाते हैं। वर्तमान के तिरंगे में 3 समान लंबाई चौड़ाई की 3 पट्टियां होती हैं। पहली पट्टी का रंग आपको पता है बेटा, केसरिया होता है। दूसरी पट्टी का जो रंग होता है वो सफेद होता है और तीसरी पट्टी का जो रंग होता है वो आपका हरा होता है। सफेद पट्टी के मध्य एक 24 तीलियों वाला एक चक्र होता है जिसका रंग नीला होता है। ठीक है, जो चक्र होता है उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। और इस नीले चक्र को हम लोग न्याय का प्रतीक मानते हैं। क्या मानते हैं, न्याय का प्रतीक मानते हैं। तो ये जो वर्तमान हमारा जो तिरंगा है, इसका निर्माण 3:2 के अनुपात में होता है। और दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, ये वर्तमान तिरंगा जो है इसको बनाया किसने, इसकी डिजाइन किसने तैयार की थी, तो पिंगली वेंकैया ने 1931 में। लेकिन राष्ट्रध्वज समिति ने थोड़ा इसमें बदलाव किया। तो राष्ट्रध्वज समिति थी, उसने बदलाव क्या किया कि ये जो पिंगली वेंकैया ने तिरंगा बना के तैयार किया था, इन्होंने भी समान लंबाई चौड़ाई की 3 पट्टियां बनाई थी। पहली पट्टी केसरिया थी, इनकी भी सफेद थी, दूसरी पट्टी तीसरी हरी थी। इन्होंने चक्र को शामिल न करके महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने चरखे को शामिल किया था। बाद में क्या हुआ, जो राष्ट्रध्वज समिति थी इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर इन्होंने
झंडे में या संविधान सभा में जो झंडा था, तिरंगा था, उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, राष्ट्र ध्वज समिति के कहने पर चरखे को हटा दिया और चक्र को शामिल कर लिया। तो बात ये आपको समझ में आ गई कि वर्तमान जो हमारा तिरंगा है वो कैसे बनाया जा रहा है, किस तरीके से इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब तिरंगे का हम लोग जरा थोड़ा इतिहास जानने का प्रयास करते हैं कि तिरंगे का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले 1906 की बात करते हैं। 1906 में सर्वप्रथम, ठीक है, ग्रीन पार्क में, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में सबसे पहले झंडे को फहराया गया। इसमें क्या था, ये भी कुछ इसी प्रकार का आपका झंडा था, 3 रंग थे इसमें भी, ठीक है, 3 रंग थे इसमें भी, लेकिन इसमें क्या था, बीच वाला जो हिस्सा था इसमें लिखा रहता था सीधे सीधे वंदे मातरम, और ये पीले रंग का हुआ करता था, ऊपर लाल रंग और नीचे हरा रंग हुआ करता था। ऊपर इसमें कमल बने होते थे, क्या बने होते थे, 7 कमल बने होते थे। नीचे एक चंद्रमा हुआ करता था और चंद्रमा के साथ साथ में एक स्टार हुआ करता था, यहां पर एक स्टार हुआ करता था। तो 1906 में पहली बार जो झंडे को फहराया गया था कलकत्ता के ग्रीन पार्क में। 1907 में हम लोग बात करें 1907 की, तो 1907 में तिरंगे को, या हम कह सकते हैं राष्ट्र ध्वज को या झंडे को, मैडम भीका जी कामा ने क्या किया था, स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। स्टुटगार्ट जर्मनी में मैडम भीका जी कामा ने इसे फहराया था, और ये वास्तविक रूप से स्टुटगार्ट जर्मनी से पहले यह आपका फ्रांस के पेरिस शहर में फैलाया गया था, जो बर्लिन समिति थी, और उसके दौरान उसे 1907 में फहराया गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 1907 के बाद, फिर हमारा 1921 में एक तिरंगा बनाया गया, एक झंडा बनाया गया, और उस झंडे में भी क्या था, थोड़ा अंतर था। इस झंडे में क्या अंतर था, इस झंडे में अंतर था, मैडम भीका जी कामा के अगर झंडे की बात करें तो इसमें भी लाल, पीला और हरा रंग था। 7 तारे थे जो सप्तऋषियों के प्रतीक माने जाते थे। एक साइड कमल था, दूसरी साइड चंद्रमा और एक तारा था, और बीच में लिखा रहता था वंदे मातरम। ठीक है, और 1921 में जो बना झंडा, 1921 में जो झंडा बना, वो 1931 का जो झंडा था, ठीक, 21 का, सॉरी, जो 1921 का झंडा था, उस झंडे में थोड़ा बदलाव हुआ। उस झंडे में क्या बदलाव हुआ, जरा इस चीज को चर्चा करते हैं। इसमें थोड़ा रूप दिया गया, कौन सा रूप दिया गया, जो हमारा वर्तमान तिरंगा है, लेकिन 1931 में पूर्णतः इसको बदल दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। और जब 1931 में इसे परिवर्तित कर दिया गया, तो हम कह सकते हैं जो हमारा वर्तमान का झंडा है वो इससे लिया गया। 1931 में पिंगली वेंकैया ने इसे तैयार किया, और जो पर उसमें अंतर क्या था, उसमें चक्र की जगह चरखा था 1931 में। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, चक्र को शामिल कर लिया। तो आपको एक बात ही समझ में आ गई होगी कि वास्तविक रूप से हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले राष्ट्र ध्वज को पढ़ा। तो राष्ट्र ध्वज क्या है, हमारा तिरंगा है। तिरंगे का निर्माण 3:2 के अनुपात में किया जाता है। तिरंगे में समान लंबाई चौड़ाई की 3 पट्टियां होती हैं। पहली पट्टी केसरिया, दूसरी पट्टी आपकी सफेद होती है, और तीसरी पट्टी आपकी हरी होती है। सफेद पट्टी के मध्य एक 24 तीली वाला चक्र होता है जिसका रंग नीला होता है, और ये जो 24 तीली होती हैं वो समय का भी प्रतीक मानी जाती है, और ये जो चक्र होता है वह न्याय का प्रतीक माना जाता है। इसका निर्माण आपको पता है 3:2 के अनुपात में किया जाता है। इसको फहराने के भी कुछ नियम है कि आप किस तरीके से फहरा सकते हैं, लेकिन अब तिरंगे को फहराना एक मूल अधिकार है। 19 का फर्स्ट का ए के तहत हम लोग तिरंगे को फहरा सकते हैं, ये हमारा मूल अधिकार है। लेकिन तिरंगे को फहराने के लिए हमें एक हिसाब से जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र ध्वज से संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं, उन्हें पढ़ना पड़ेगा कि कैसे फहरा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन 2004 में क्या हुआ, 2004 में खरे, जो सुप्रीम कोर्ट के BS खरे करके सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, या हम कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने एक निर्णय दिया। उस निर्णय में कहा कि भैया तिरंगा फहराना प्रत्येक भारतीय का अधिकार है या मूल अधिकार है। तब से ही इसे मूल अधिकार के रूप में कहा जाता है कि हम तिरंगा फहराने हमारा मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है एक हिसाब से हमारी, ठीक है, देश के प्रति। बात समझ में आ गई कि राष्ट्र ध्वज क्या है। तो हम कह सकते हैं तिरंगा फहराना हमारा क्या है, एक मूल अधिकार है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान हमारा क्या है, जनगण मनगण। जनगण मनगण,
राष्ट्रगान जनगण मनगण हमारा है। इसे हम लोगों ने भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया। और इसे लिखा किसने? इसे लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा। इन्होंने एक देश के और राष्ट्रगान को लिखा है, बांग्लादेश के राष्ट्रगान को लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा और इन्होंने ही पहली बार इसे कलकत्ता अधिवेशन में गाया। कलकत्ता अधिवेशन में लगभग 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, 27 दिसंबर 1911 को। और ये जो अधिवेशन था 1911 में, ये आपका अधिवेशन 27वां ही था। कौन सा था? 27वां ही अधिवेशन था, 27 दिसंबर 1911 को हुआ था। और यह लगभग आपका 27 से लेकर 29 दिसंबर तक अधिवेशन चला था, कलकत्ता में हुआ था। और इसी कलकत्ता के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले जनगण मनगण गाया। जनगण मनगण मूलतः संस्कृत और बांग्ला में लिखा गया है। इसके 2 परिच्छेद संस्कृत में, बाकी जो परिच्छेद थे वो बांग्ला में थे। लेकिन यह धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हो गया और प्रसिद्ध होने के बाद में संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपना लिया। तो राष्ट्रगान की गायन अवधि की बात आती है, तो राष्ट्रगान की गायन अवधि कितनी है? तो हम लोग बात करेंगे राष्ट्रगान की गायन अवधि आपकी 52 सेकंड है। कितनी है? राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। साथ साथ में वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में जो आपका राष्ट्रगान है वह सेना द्वारा बनाई गई धुन पर गाया जाता है। सेना द्वारा तैयार की गई धुन पर इसे वर्तमान में गाया जाता है। और अगर हम बात करें राष्ट्रगान के बारे में, थोड़ा इतिहास को जानने का प्रयास करें, तो राष्ट्रगान के बारे में एक बात सामने आती है कि कहा जाता है कि राष्ट्रगान ब्रिटेन के महारानी और उनके जब लड़के आए हुए थे तो उनकी अगुवाई में गाया गया था। उनको बोला गया था भारत भाग्य विधाता। तो जब इसे हम लोग संविधान सभा में अपना रहे थे तो इसका विरोध हुआ और खासतौर पे क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया। बोले हम इसे नहीं अपना सके, हम नहीं अपना सकते क्योंकि ये किसी दूसरे देश के अधीन हम लोग थे, तब उनकी अगुवाई में गाया गया, उन्हें भारत भाग्य विधाता बोल दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत भाग्य विधाता का अर्थ सर्वशक्तिमान होता है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इसे हम लोगों ने एक हिसाब से देखा जाए, फिर बाद में इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। बात समझ में यहां तक आ गई। अब बेटा हम लोगों को एक चीज और देखनी है, क्या वास्तव में राष्ट्रगान को कुछ कम अवधि में गाया जा सकता है? हाँ, विशेष स्थितियों में, जब विशेष स्थितियां आती हैं तो कम अवधि में गाने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। कम अवधि में गाने का प्रावधान है। आप पहला और लास्ट लाइन को पढ़ सकते हैं और ये 20 सेकंड का समय निर्धारित होता है। पहली और लास्ट लाइन को पढ़ के 20 सेकंड में पढ़ के खत्म कर सकते हैं कोई विशेष स्थितियों में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारा राष्ट्रगान क्या है। हमारा राष्ट्रगान जनगण मनगण है। इसे 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने अपनाया। ठीक है, इसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया और इनके ही द्वारा 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसकी गायन अवधि जो है वो 52 सेकंड है और वर्तमान में यह सेना द्वारा बनाई गई धुन पर गाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं राष्ट्रगीत के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं राष्ट्रगीत के बारे में कि हमारा राष्ट्रगीत क्या है। तो जब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रगीत क्या है हमारा बेटा, तो ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत है आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक है, राष्ट्रगीत है आपका वंदे मातरम। यह लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा। ठीक है, इसे लिखा कब बंकिम चंद्र चटर्जी ने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा 1876 में। 1876 में से बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। कब लिखा गया बेटा? 1876 में। और बाद में से 1882 में, ठीक है, एक प्रसिद्ध किताब थी आनंद मठ। आनंद मठ में से शामिल कर दिया गया, आनंद मठ में से जोड़ लिया गया। आनंद मठ का यह हिस्सा 1882 में बन गया और सर्वप्रथम 1896 में इसे कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1896 में। और यह कलकत्ता अधिवेशन था आपका 12वां, और 12वां कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1896 में। और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन था। कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया और किसने गाया इसे? बंकिम चंद्र ने ही इसे गाया और तब से ये थोड़ा प्रसिद्ध हुआ।
तब लोगों के माइंड में आया कि भैया ये वंदे मातरम क्या है। धीरे धीरे 1905 में यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। बंग भंग आंदोलन के दौरान, बंगाल विभाजन के दौरान यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया कि क्रांतिकारियों की पहली पसंद बन गया। और जब क्रांतिकारियों की पहली पसंद बन गया तो क्रांतिकारियों के हमेशा मन में एक ही गीत रहता था, इसे हमेशा गुनगुनाते रहते थे और इससे उनको देश भावनाएं जागृत होती थी। देश के प्रति उनका जो स्वभाव था उसमें एकदम परिवर्तन आता था। हम कह सकते हैं जज्बाती हो जाते थे एक हिसाब से कि भैया ये हमारे देश का गीत है, हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं या सेना के साथ होते हैं तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो गर्व होता था हम जब लोग इसे गाते थे। ठीक है, तो इसकी गायन अवधि क्या है? तो वंदे मातरम की जब गायन अवधि की बात आती है तो वंदे मातरम की गायन अवधि है 65 सेकेंड, या 65 सेकेंड में गाया जाता है। पहले से पन्नालाल घोष द्वारा बनाई गई धुन पर गाया जाता था और आज थोड़ा सा बदलाव किया गया है, लेकिन वही धुन है, उसी पर आज भी गाया जाता है। इसकी गायन अवधि क्या है बेटा? 65 सेकेंड है। तो अब मैंने क्या बताया, राष्ट्रगीत आपका क्या है? वंदे मातरम। इसे भारतीय संविधान में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह वंदे मातरम लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही इसे लिखा। कब लिखा? 1876 में से लिखा। और जब ये 1876 में लिखा गया, इसके बाद 1882 में से आनंद मठ का अंग बना दिया गया। इसके बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1896 में से गाया गया। और कहाँ गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था? 12वां अधिवेशन था। 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। बंगाल विभाजन के दौरान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इसकी गायन अवधि क्या है? 65 सेकेंड। वास्तव में ये जो आपका राष्ट्रगीत है यह मूलतः ये भी संस्कृत में लिखा गया है और मूल गीत का पहला परिच्छेद ही आपका राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, तो आगे बात करने वाले हैं हम लोग अगले अपने पॉइंट पर, अगले अपने राष्ट्रीय प्रतीक पर। अगला जो हम लोगों का राष्ट्रीय प्रतीक है वो है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हम लोगों का? तो भैया राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय चिन्ह हम लोगों को क्या है? अशोक ललाट भी बोला जाता है। ठीक है, हम लोग अशोक स्तंभ भी बोल सकते हैं। तो अशोक स्तंभ या अशोक ललाट हमारा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। इसे संविधान में कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा ने इसे अपनाया 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, इसे रखा गया। अब यह अशोक स्तंभ है क्या? सारनाथ का जो अशोक स्तंभ का जो ऊपरी सिरा है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। आप देखेंगे सारनाथ के अशोक स्तंभ में ऊपरी सिरे में आपको 3 सिर देखने को मिलते हैं। होते 4 हैं लेकिन दिखाई आपको 3 देते हैं। ठीक है, उसके नीचे एक पट्टी होती है, उसमें 4 जानवर होते हैं। ठीक है, हाथी, घोड़ा, बैल, ठीक है, और बाघ। तो हमें 2 ही जानवर दिखाई देते हैं। होते 4 हैं। कौन कौन से 4 जानवर होते हैं? ऊपर आपके 3 क्या होते हैं? शेर दिखाई देते हैं। होते कितने हैं? होते 4 हैं और दिखाई हमें 3 शेर देते हैं। नीचे एक पट्टी होती है, उसमें 4 जानवर होते हैं। ठीक है, 4 जानवर होते हैं और 4 जानवर में हमें दिखाई कितने देते हैं? 2। 4 जानवर कौन कौन से होते हैं? पहला हाथी, हाथी के बाद दूसरा आपका घोड़ा, घोड़ा के बाद तीसरा आपका बैल और चौथा आपका बाघ। लेकिन हमें सिर्फ 2 ही दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें एक चक्र भी बना होता है और उसके पास लिखा होता है सत्यमेव जयते। क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? सत्यमेव जयते आपका लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से इसे लिया गया है और ये सत्यमेव जयते जो होता है उसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती, सत्य की ही जय होती है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय चिन्ह आपका क्या? अशोक स्तंभ, अशोक ललाट है। इसे भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको 3 शेर दिखाई देते हैं। होते कितने शेर हैं? 4। अशोक स्तंभ का जो ऊपरी सिरा देखेंगे उसमें 4 शेर होते हैं लेकिन दिखाई हमें 3 देते हैं। उसके नीचे एक पट्टी होती है, इसमें 4 जानवर होते हैं। ठीक है, 4 जानवर में हाथी, घोड़ा, बैल और बाघ, लेकिन हमें दिखाई कितने देते हैं? 2। घोड़ा और बैल ही दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे
देखेंगे तो एक चक्र भी बना होता है और उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है साहब? इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। बात यहां तक समझ में आ गई कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? अशोक ललाट या अशोक स्तंभ। कब भारतीय संविधान सभा में से अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। अगला जो हम लोगों का राष्ट्रीय प्रतीक है वो देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग, ये राष्ट्रीय पंचांग क्या है बेटा? बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में हम लोगों ने क्या किया? 2 कैलेंडर को अपना रखा है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में। 2 कैलेंडर कौन कौन से राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जिसे अपना रखा? एक को बोलते हैं शक संवत, शक संवत, ठीक है, और दूसरा जो हम लोगों का है वो है अंग्रेजी कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर 2 हम लोगों ने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कैलेंडर को शामिल किया है। और इनको कब शामिल किया हम लोगों ने भारतीय संविधान में? तो हम बात करेंगे 22 मार्च 1957 को हम लोगों ने भारतीय संविधान में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत और अंग्रेजी कैलेंडर को शामिल किया। ये हमारे राष्ट्रीय पंचांग है। अगर हम शक संवत की बात करें तो शक संवत की शुरुआत की थी राजा कनिष्क ने। किसने की थी? राजा कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी शक संवत की। लेकिन सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किसने किया था? सबसे ज्यादा प्रयोग किया था इसका शाक्यों ने। किसने किया? सबसे ज्यादा प्रयोग किया था बेटा शाक्यों ने, इसलिए इसे शक संवत कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्रयोग इन्होंने किया इसलिए शक संवत कहा जाता है। इसकी शुरुआत है चैत्र की नवरात्रि के पहले दिन से इसकी साल की शुरुआत होती है। इसे हम हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। चैत्र की जो नवरात्रि होती है उसका पहला दिन ही नए वर्ष की, हिंदू वर्ष की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा आपका अंग्रेजी कैलेंडर है। अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? ईसा मसीह के जन्म के साथ। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो ईसा मसीह के जन्म के साथ ये आपके अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत हो गई। अंग्रेजी कैलेंडर को, ठीक है, ग्रेगरियन कैलेंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेगरियन कैलेंडर भी कहते हैं, क्योंकि ग्रेगरियन ने ही से बनाया था इसलिए इसे ग्रेगरियन कैलेंडर भी कहते हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी में फॉक ग्रोबोली ने इसे नया रूप दिया। इसे ग्रोबोलियन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। बाद में इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना लिया गया। कहां पर अपना लिया गया? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसे अपना लिया गया, अथवा इसे हम अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर भी कहते हैं। तो भैया राष्ट्रीय पंचांग के रूप में हम लोगों ने 22 मार्च 1957 को शक संवत और अंग्रेजी कैलेंडर भारतीय संविधान में अपनाया। जो आपका शक संवत इसे हिंदू कैलेंडर कहते हैं। इसकी साल की शुरुआत चैत्र की नवरात्रि के पहले दिन से होती है। ठीक है, और इसका प्रयोग सबसे ज्यादा शाक्यों ने किया था, जबकि शुरुआत किसने की थी? राजा कनिष्क ने की थी। इसके बाद में अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत हुई आपकी ईसा मसीह के जन्म के साथ। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर, क्योंकि ग्रेगरियन ने इसे निर्मित किया था, बनाया था। बाद में 16वीं शताब्दी में फाक ग्रोबोली ने इसका नया रूप दिया। ठीक है, इसीलिए इसे ग्रोबोलियन कैलेंडर भी कहते हैं, और इसे बाद में अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपना लिया गया। ठीक है, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो भैया राष्ट्रीय पंचांग हम लोगों को क्या है? शक संवत और अंग्रेजी कैलेंडर। ठीक है, कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि क्या है आपका, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं और हमारे कौन कौन से प्रतीक है। जैसे हम लोग बात कर ले राष्ट्रीय पशु। सबको पता है बेटा राष्ट्रीय पशु हम लोगों का क्या है? बाघ। कब से है? 1970 से। ठीक है, इससे पहले कई किताबों में आपको पढ़ने को मिलेगा कि बाघ से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु शेर था। क्या था? राष्ट्रीय पशु शेर था। लेकिन 1970 से हमारा बाघ क्या है? राष्ट्रीय पशु है। कंफर्म है, राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया, और इस अधिनियम के तहत बाघ को क्या कर दिया है? संरक्षित कर दिया गया है। और इसके बाद में टाइगर प्रोजेक्ट आया 1973 में, और टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसे पूर्ण रूप से बाधित कर दिया है कि भैया कि कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय पशु, इसे
नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, मारा नहीं जा सकता, और इसकी विधिवत देखरेख करनी प्रारंभ कर दी 1973 के टाइगर प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। अब बात करें राष्ट्रीय पक्षी की, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आपको पता है राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर। कब से है? 1963 से। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर, 1963 से। अब आगे बात करें राष्ट्रीय वृक्ष। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष, देखो कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि भैया राष्ट्रीय पक्षी क्यों मोर को बनाया? क्योंकि ये भारत भर में पाई जाती है। ठीक है, भारत में विभिन्न जगह पर कहीं पर सफेद मोर भी पाई जाती है। ठीक है, साथ साथ में जो मोर होती है विभिन्न रंग की होती है, देखने में बड़ी सुंदर लगती है, और पूरे भारत के हर एक क्षेत्र में आपको मोर मिल जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में भारतीय संविधान में अपनाया गया। राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है। क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद क्या है? बरगद के तने होते हैं वो जमीन में प्रवेश करते ही फिर से एक नई जड़ का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए बरगद को अमर माना जाता है, इसलिए बरगद को हम लोगों ने राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपना रखा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। ठीक है, अब बात आ जाती है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी क्या है? तो राष्ट्रीय नदी की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा है, ठीक है, और यह अक्टूबर 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी गंगा के रूप में घोषित कर दिया गया था, अक्टूबर 2008 में। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय नदी हमारी क्या है? गंगा। कब इसे भारतीय संविधान में शामिल कर लिया हम लोगों ने? 2008 में शामिल कर लिया। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव, तो राष्ट्रीय जलीय जीव की बात आती है तो राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा है स्विस, अथवा कह सकते हैं गंगा डॉल्फिन। क्या कह सकते हैं? गंगा डॉल्फिन। मीठे पानी की डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, और इसे 2009 में भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया कि हमारा ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु, तो राष्ट्रीय विरासत पशु हम लोगों को क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा है हाथी। क्या है? हाथी। एशियाई हाथी को हम लोगों ने राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अपना रखा है। कब से अपना रखा है? 2010 से। कब से अपना रखा है? 2010 से राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा क्या है? हाथी है। अब और भी प्रश्न आपके बन जाते हैं कि और कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों में, जरा उनको भी देख लेते हैं। अब बात आ जाती है, ठीक है, अब बात आ जाती है राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह की बात आ जाती है तो हम लोगों ने इस तरीके का जो मुद्रा चिन्ह है उसे अपना रखा है 2010 से। कब से अपना रखा है? 2010 से राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह को इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, इसे 2010 से अपना रखा है। ठीक है, अब इसके बाद में और भी प्रश्न आपके बनते हैं अब कि भाई राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल, ठीक है, राष्ट्रीय फल आपका क्या है? आम, क्योंकि आम भारत का सबसे प्रसिद्ध फल है। एक मौसमी फल होता है और भारत में, पूरे भारत में से बहुत खाया जाता है। भारत में लगभग हर जगह आम के फल, आम के पेड़ भी मिल जाते हैं, और उत्तर भारतीय क्षेत्र में तो आम बहुत प्रसिद्ध है। इस सबसे ज्यादा बहुतायत मात्रा में इसको लगाया जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा मीठा भी होता है खाने में। तो आम हम लोगों को क्या है? राष्ट्रीय फल है। अब बात आ जाती है राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी। नहीं, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, लेकिन ये कहीं पर लिखा नहीं गया है। और ये खेल मंत्रालय ने भी पिछले दिनों में ये साफ कर दिया है एक अधिसूचना के मामले, अधिसूचना देकर कि खेल मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। राष्ट्रीय खेल हॉकी हम लोग इस वजह से कहने लग गए कि मेजर ध्यानचंद के टाइम पर हॉकी में हम लोग विश्व में सर्वोपरि थे, गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीते, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय खेल कहने लग गए। लेकिन राष्ट्रीय खेल का कहीं पर संविधान में कोई वर्णन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको बता नहीं रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाता है कि और क्या आपके राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, और क्या आपके राष्ट्रीय अगर मिठाई की बात की जाए कि राष्ट्रीय मिठाई जो हमारी जलेबी है, ये भी संविधान में मुझे पढ़ने को नहीं मिला। जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी, अगर जो बुक्स की बात करें, अन्य चीज़ों की बात करें, तो ये राष्ट्रीय मिठाई के रूप में भी ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पाई कि राष्ट्रीय मिठाई हमारी जलेबी है। ठीक है,
इस तरीके से। लेकिन प्रश्न आपके कई छोटे एग्जाम में ऐसे पूछे गए, राष्ट्रीय खेल तो हम लोग हॉकी टिक कर देते हैं। राजकीय खेल हॉकी है, आपको पता है। राष्ट्रीय मिठाई भी हम लोग जानते हैं कि हम लोग बचपन से सुनते हैं कि राज्य की जो मिठाई है वो हम लोगों को क्या है, जलेबी है। अब आती है राष्ट्रीय भाषा, तो राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई नहीं है। राजकीय भाषा के रूप में हम लोगों ने हिंदी को अपना रखा है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे दर्जा हम लोगों ने उर्दू को दे रखा है। लेकिन बात की है राष्ट्रीय भाषा की, राष्ट्रीय भाषा हमारी कुछ भी नहीं है, ठीक है। राजकीय भाषा की बात करेंगे तो हम लोग हिंदी की बात करेंगे। और आप देखेंगे अनुच्छेद 343, जब 343 पढ़ेंगे तो उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि है क्या। तो ये हमारे आज के क्या थे, राष्ट्रीय प्रतीक थे। राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना क्या है। और साथ साथ में आपको बेटा पता होगा कि हम लोगों के एनटीपीसी के एग्जाम की डेट क्लियर हो गई है, डेट की घोषणा हो गई है। हम कहते हैं कुछ दिन पहले हम लोगों को पता चला था कि एनटीपीसी के एग्जाम दिसंबर में है 15 तारीख से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ दिन बाद आपका 28 दिसंबर से कह सकते हैं कि एग्जाम की डेट कंफर्म है। अब 28 दिसंबर से लगभग मार्च के अंतिम तक चलेगा, लगभग 3 महीने आपके एग्जाम चलने वाले हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी के लिए भी हम लोग साइंस की वीडियो लाने का प्रयास करेंगे और करंट अफेयर्स पे भी फोकस करेंगे। लेकिन साथ साथ में ध्यान रखिएगा कि पॉलिटी की क्लासें लगातार मैं लेके आऊँगा, साथ साथ में आपको अब साइंस की भी वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। जय हिंद।